तो मुगलों ने तुमको गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाया। हम तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, मतलब आजाद होने के पहले भी गुलाम थे, आजाद होने के बाद भी ब्राह्मणों के गुलाम है। ब्राह्मण धर्म के लोगों, ब्राह्मण धर्म को हम अपना धर्म मानते हैं। कि हमारे लोगों को ब्राह्मण धर्म क्या है यही पता नहीं, तो वर्ण धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण धर्म है। ये शूद्र कौन है? तो वर्ण व्यवस्था में जो पिछड़े वर्ग की ओबीसी की जातियां है, ब्राह्मणों ने उनको शूद्र कहा, ये शूद्र है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो अछूत लोग हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में शूद्र शब्द का उपयोग जो है वो शेड्यूल कास्ट को करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, वो शूद्रों से नीचे है, शूद्रों से नीचे है। जो शेड्यूल कास्ट है वो शूद्रों से नीचे है। इसलिए ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। अछूत का मतलब है जो छूने के लायक। तो शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लोग शूद्र है, और शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है, यानी शूद्र से नीचे। फिर उसके नीचे आदिवासी है, फिर उसके नीचे नोमैडिक ट्राइब है। ऐसी 6247 जाति के टुकड़े हैं हमारे। SC ST OBC के 6247 टुकड़े हैं। ब्राह्मणों ने जब अंग्रेजों के विरोध में प्रोपेगेंडा किया तो वो कहते थे कि अंग्रेज लोग बुरे हैं। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों बुरे हैं? वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, रेल लाया, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, तुम तो ऐसे नहीं करवाते तो अच्छे लोग हैं, तुम कैसे कहते हो बुरे लोग हैं? कहा कि नहीं, इन्होंने हमें विभाजित किया। ये कैसे विभाजित किया? हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ये प्रचार करते थे कि अंग्रेज लोग बुरे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हमें विभाजित किया, हिंदू मुसलमान में विभाजित किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर हिंदू मुसलमान में विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाले ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने हिंदू मुसलमान ऐसा विभाजित किया, अंग्रेजों ने विभाजित करने की वजह से अंग्रेज लोग बुरे थे, अगर ये बात सही माना जाए तो ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए, तो 2 ही टुकड़े करने से तुमने अंग्रेजों को बुरा माना। मगर ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए। अगर 6000 मान लिया जाए तो अंग्रेजों से ब्राह्मण 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मगर वो खतरनाक ब्राह्मण हमको खतरनाक दिखाई नहीं देते, उसकी 2 वजह। एक, वो मीठा बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जहर का टेस्ट क्या होता है, मगर कुछ लोगों का कहना है मीठा होता है। तो ये कैसे मालूम हुआ कि टेस्ट मीठा है? कहा कि देखो मैं जहर पीता हूं, पीने से मर जाऊंगा, मरने के पहले लिख दूंगा टेस्ट क्या है। कहा कि जहर मीठा होता है। तो इस तरह से ये जो मीठा जहर है ये हम लोगों के बीच में फैलाया, और इस वजह से इस जहर को हम लोग ग्रहण करते हैं, और इस वजह से हमारा नुकसान होता है। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि तुम्हारी जाति तो फलानी जाति से ऊपर है, हमको साला बड़ा खुशी होता है, अरे मेरा जाति किसी जाति से ऊपर है। फिर उसको बोलता है तुम्हारा जाति ऊपर है मगर तुम्हारा फलाने से नीचे है। तो बोलता चलो 1 से नीचे है, 2-4 तो मेरे नीचे है, मैं अकेला 1 से ही नीचे हूँ, मगर मेरे नीचे 2-4 जाति है, तो वो इसी से खुश हो जाता है। ये जो तंत्र उन्होंने बनाया, ब्राह्मणों ने तंत्र बनाया, सभी खुश है कि कोई ना कोई जाति मेरे जाति से नीचे है, इसी से वो खुशी लगाया हुआ है। कोई बात नहीं है, अगर मैं किसी के नीचे हूं तो मेरे नीचे भी कोई ना कोई है। ये जाल
ब्राह्मणवादी जाल है, जिसकी वजह से, जिसका विचार स्वीकार करने की वजह से, ये मीठा होने की वजह से हमने स्वीकार किया, और इस वजह से हमारी मानसिक गुलामी पैदा हुई, इस वजह से हमारे ऊपर वर्चस्व ब्राह्मणों का है। इसको हमको बदलना है, इसमें हमको परिवर्तन करना है। इसके लिए हमारा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। अब इस मौके पर बहुत लंबी बात मैं नहीं आपको बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा नाश्ता ही खिलाया हूँ, तो हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदहजमी होने का अभी खतरा है, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता खिलाया हूँ। इसको आप हजम कर लीजिए तो खून बनेगा, ताकत बनेगी, तो अगली बार कुछ ज़्यादा विस्तार से ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक दिन भर बोल करके बताता हूँ। फिर कहीं कहीं 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, 2 दिन तक बताया जाता है, कहीं कहीं 3 दिन तक बताया जाता है, कहीं कहीं 5 दिन तक बताया जाता है, क्योंकि हमारी दुख भरी कहानी बहुत लंबी है, हमारा दुख भरा इतिहास बहुत लंबा है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती है, वो कौम अपना उद्धार नहीं कर सकती, अपना भला नहीं कर सकती, अपना विकास नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपना इतिहास जानने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अभी इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूँगा। सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, पानी ला पीने के लिए। किसी को सवाल है? हाँ, पूछो, जो भी पूछना है, मन में मत रखो। हाँ, पूछो, बैठे बैठे पूछो, बैठे बैठे पूछो, बैठे बैठे पूछो। बैठे बैठे बोलो, किंतु परंतु जिसके मन में तो पूछ सकते हैं। तो बात सवाल है। हाँ, ज़्यादा 2000 पुलिस के लिए लोग मशीन नहीं बन। You must have spent hours researching for the right car to buy, right? But did you do the same for your insurance? It's okay. I'm here now. Just visit www.tataaig.com and get your quotes in 2 clicks. नहीं बदलते हो तो हम लोग मशीन छोड़ देंगे, तो करेंगे, उसके लिए हम आपसे पूछना है। देखो, मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि ईवीएम मशीन छोड़ेंगे। मैं तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करने के लिए इन लोगों ने लाया, क्योंकि 3.5% लोगों के वोट, आप लोग देखते होंगे कि SC ST OBC के लोगों के घरों में ही ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ब्राह्मण के घर में जाओ तो ब्राह्मण के घर में 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे ज़्यादातर SC ST OBC के लोगों में पैदा होते ज़्यादा, तो संख्या हमारी ज़्यादा है। तो ब्राह्मणों की संख्या जो 3.5% है, तो ये 3.5 तो बढ़ने वाली नहीं है। तो 3.5 के आधार पर वो राज सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते, तो इसलिए मशीन लाए। मशीन से वोटों की चोरी की जा सकती है, मशीन से वोटों की चोरी की जा सकती है, ये काल्पनिक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 कि ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी हो सकती है, ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। अभी 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये 8 अक्टूबर 2013 का। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े थे। उसके चुनाव क्षेत्र में मशीन से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। एग्जाम्पल के तौर पर 20 लाख वोटर थे, 10 लाख लोगों ने वोट डाले, मशीन से 11,87,000 निकले। अरे डाले ही नहीं तो साले निकले कैसे? 10 ही लाख लोगों ने डाले तो 10 ही लाख निकलना चाहिए, 11,87,000 कैसे निकले? इसका मतलब मोदी को जितवाने के लिए ये यहाँ इस्तेमाल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जो निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईवीएम मशीन में फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, यानी घोटाला हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा इस घोटाले को रोकना होगा। घोटाले को रोकने के लिए उन्होंने ईवीएम मशीन को और एक नई मशीन लगाई। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल का क्या मतलब है? पहले आप वोट डालने के लिए जाते थे, वोट डालते थे, वोट डालने के बाद मान लो आपने पंजे में बटन दबाया, देखना चाहिए ना पंजे में मेरे ने, जैसे बैलेट पेपर होता था, आप बैलेट पेपर देखते थे और उसमें आपको जो चॉइस है उसके अनुसार स्टैंप लगाते थे। मान लो आपने हाथी में स्टैंप लगाया, लगाने के बाद फिट लग गया है, ऐसा देखते कि नहीं देखते? बराबर लग गया है। और फिर फोल्ड करते हुए डालते थे, इंश्योर करते थे, गारंटी करते थे कि मैंने जिसको स्टैंप लगाया उसी के नाम पर जाएगा, उसके बाद फोल्ड लगा करके डालते थे। अब ईवीएम मशीन में आपने बटन दबाया, दिखाई कहाँ गया? दिखाई नहीं देता था, कहाँ गया? तो 2004 में घोटाला हुआ, कांग्रेस चुनाव जीता। 2009 में घोटाला हुआ, कांग्रेस ने चुनाव जीता, बीजेपी चुनाव हार गई, तो बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, बहुत बुद्धिमान आदमी था, 77 के चुनाव में उसको चुनाव लड़ने के लिए भारत में बुलाया गया, तो वहां प्रोफेसर था, तो वो ये सारा डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये तमिलनाडु का ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण, वो चुनाव को लेकर गया कि ये बीजेपी जो चुनाव आ रही वो कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। 2004 में 2009 में चुनाव जीता। अब 2004-2009 में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई थी तो चुनाव जीता, क्योंकि दिखता नहीं था। फिर पेपर ट्रेल मशीन लगाई। पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? जब आप वोट डालते हो दिखता है, हाँ मैंने जिसको वोट डाला उसी पर स्टैंप लगा हुआ आंखों से दिखाई देता है। अब दिखाई देने के बाद में क्या होता है? तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी चालू ही रहती है, कागज का टुकड़ा कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है, मगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी चालू ही रहती है। केवल आपको तसल्ली दी गई है कि आपका वोट जो है आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि आपने जिसको डाला उसी के नाम पर जमा हो गया, दिख रहा है, मगर मशीन में गड़बड़ी चालू ही है। और इस वजह से 2004 में 2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीता। इसके विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाई तो आंखों से दिखाई देना शुरू हो गया।
आंखों से दिखाई देना शुरू हो गया। उस मशीन को लगाने के लिए भारत सरकार को 4,500 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है उस मशीन को खरीदने के लिए। 4,500 करोड़ रुपया वो मशीन लगाई है लगाने के लिए। मगर जो कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिरता है उसकी गिनती नहीं होती है। गिनती नहीं होती है तो ईवीएम में घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है पता कैसे चलेगा? अरे उसकी गिनती होगी तो पता चलेगा घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये केवल दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया कि 4,500 करोड़ रुपया भारत के टैक्स पेयर लोगों का टैक्स आप खर्चा करते हो, मगर उसकी गिनती नहीं होती है तो फिर खर्चा काहे के लिए करते हो? 4,500 छोटी रकम है, मगर 4,500 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। इतनी ज्यादा बड़ी रकम खर्चा करने के बावजूद भी उसकी गिनती नहीं करते हो। ये कागज के टुकड़े जो होटल के गिर रहे हैं उसकी गिनती करते नहीं हो तो फिर ये मशीन लगा काहे के लिए रहे हो? तमाशा काहे के लिए कर रहे हो? दिखाने के लिए। ये मामला मैं सुप्रीम कोर्ट लेके गया और सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा कि ये केवल मशीन लगाई गई है, इसकी गिनती नहीं होती। तो मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 100% गिनती होगी, क्योंकि मेरा नाम ही काफी है। जब मेरा नाम जाता है तो समझ में आता है साला ये अभी छोड़ेगा नहीं। मैं छोड़ता नहीं हूँ। फिर अगर नहीं माना तो मैं सड़कों पर निपटता हुआ, समझ रहे ना? अभी एक क्रिश्चियन फादर, उसके चर्चेस पर ये बजरंग दल वाले आरएसएस वाले हमला कर रहे थे इधर सूरत में। तो वो इनके पास आए, कहने लगे कि मदद मिलेगी क्या? मैंने कहा ठीक। इन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे चर्च के बाहर जो है तुम एक बैनर लगाओ, उसमें वामन मेश्राम का नाम लिखो। वैसा किया उन्होंने। फिर वो बदमाश लोग आए, उन्होंने देखो वामन मेश्राम, अरे चलो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो साला बहुत गड़बड़। मेरा केवल बैनर में नाम देखने से भाग गए। और वो फादर, मैं यहाँ सवेरे आए तो मुझे मिलने के लिए आए। मैंने कहा काहे के लिए आए? ये आपका धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। उस तारीख से दोबारा कभी वो बजरंग दल वाले बदमाश लोग नहीं आए। मैंने कहा मैं बदमाश उठाई गुरु जो बदमाशी करते हैं, मैं उन्हीं का बंदोबस्त करने का ही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए उनको समझ में आता है। तो इसलिए जब चुनाव आयोग के लोगों को ये पता चला कि मैं ये केस लड़ रहा हूँ, मेरे नाम से ही मैंने केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 100% गिनती होगी। ये पेपर पे ये जजमेंट की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो इस तरह से ये अभी पेपर टेल में 100% गिनती करने का आदेश हुआ। तो हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई लड़ने ये 100% गिनती अगर नहीं होती तो नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। पता चलता क्या? उसको आधार बनाकर मैं फिर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया कि ये ऐसा हो रहा है, ये बैलेट पेपर और ये ईवीएम मशीन के बीच में ऐसा घपला हो रहा है। तो ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ। और दूसरा 1 लाख लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग के ऊपर लेके जा रहा हूँ कि 2024 के पहले इसका समाधान करो, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को अपने हिसाब से निपटूंगा। अगर तुम 140 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं
हम लोगों के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी संख्या पर्याप्त है। एक न एक दिन आएगा, तमाम संख्या के लोगों को जागृत करने में हम कामयाब हो जाएंगे। और इस तरह से केवल आज़ादी से काम नहीं चलेगा, हमारे लोगों का राज इस देश में होना चाहिए, तब ही हम लोग वास्तविक रूप से आज़ाद हो गए हैं, ऐसा माना जा सकता है।